दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज रात के इस कार्यक्रम के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हालांकि आपने देखा ही होगा जो भी ओलंपिक के हमारे विनर थे वो भारत लौटे, उनका भरपूर स्वागत किया गया और सरकारी स्तर पर भी उनका स्वागत जो है वो दिल्ली के अशोका होटल के अंदर किया गया। नीरज चोपड़ा आपको मालूम ही है कि जो गोल्ड मेडल जीत कर आए, उनके साथ और प्लेयर्स। लेकिन वहां का एक देखने वाली चीज थी, फिर वही बात है कि चर्चा का मौका लोगों को मिल जाता है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री जी की फोटो वहां पर बहुत बड़ी लगी हुई थी। खिलाड़ियों की फोटो आप स्वयं देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। चलिए, कोई बात नहीं है। अब उनको कुछ लोग प्रचार जीवी कहते हैं, कुछ फोटो जीवी कहते हैं, सबका अपना अपना तरीका, कोई कुछ भी कहें। कुल मिलाकर चर्चा में रहने का हुनर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब इससे आगे चर्चा को बढ़ाएं। आपको मालूम है 8 अगस्त को रविवार को दिल्ली में एक आयोजन किया गया, भारत जोड़ो के नाम से आयोजन किया गया। और वो आयोजन के जो ऑर्गेनाइजर थे अश्वनी उपाध्याय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे। भारतीय जनता पार्टी नाम बेशक भारत जोड़ो था, और उसके अंदर जो पुराने कुछ कानून थे और समान नागरिक संहिता आदि आदि अनेकों चीजों की मांग की गई थी। लेकिन वहां पर एक बड़ी विचित्र कहूं उसको या दिल दहलाने देने वाली घटनाई मैं उसको कहना चाहूंगा। जिस प्रकार के नारे वहां पर लगे उस कार्यक्रम में, बेशक अश्वनी उपाध्याय के मंच से कुछ दूरी पर लगे, बेशक अश्वनी उपाध्याय का ये कहना है, जिनको कि अब गिरफ्तार कर लिया गया उनके 5 और साथियों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनका ये कहना है कि हमें नहीं मालूम, ना हमने उन लोगों को आमंत्रित किया था, ना हमारा कोई लेना देना, ना हमने लगाए, ना हमारे सामने ये नारे लगे। ये उन सबका कहना। लेकिन बावजूद चिल भी घटिया, मैं कहूं घृणा वाले शब्दों का प्रयोग किया। घटिया भी बहुत छोटा शब्द हो जाता, उन जिन घृणा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया वो सुनिए पहले, वो देखिए। कुंवर काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, 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 अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, 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 कुंवर काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कुंवर काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कुंवर काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान मेरे न होगा, जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान मेरे न होगा, जय श्री राम कहना होगा। अब प्रश्न ये है कि इस प्रकार की मानसिकता इन लोगों के अंदर आई कहां से, इनको ये शय मिली कहां से, सवाल ये उठता है। हमारे साथ वेटरन एसोसिएशन अर्थात पूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक है, उस संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरविंदर सिंह राणा जी जुड़ गए हैं। राणा साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी उनकी ऑडियो मेरे पास आ जाएगी, ऑडियो एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं हरविंदर राणा जी, उनको भी इस चर्चा के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो कुल मिलाकर आपने जो देखा, हमने जो आपको दिखाया वो ये था उस वीडियो के अंदर, जिस पर, और मैं कह देता हूं आपको सुनवाया जा रहा है, हालांकि नहीं सुनवाने चाहिए इस प्रकार की भाषा। वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा दो समुदायों के बीच में या व्यक्ति विशेषों के बीच में कहीं ना कहीं दूरी पैदा करते हैं, सामाजिक सौहार्द खराब करते हैं। लेकिन नमस्कार इंडिया अपने सभी सम्मानित दर्शकों से कहना चाहेगा कि कुछ चंद लोगों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर देने भर से सामाजिक सौहार्द खराब नहीं होना चाहिए, और ना ही सामाजिक सौहार्द खराब होता है इन चीजों के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है इन चंद लोगों के अलावा समाज में या धर्म विशेष में या जाति विशेष के अंदर और लोग नहीं होते, ज्यादातर जोड़ने वाले लोग सब जगह होते हैं, और इस प्रकार की चीजों को इग्नोर किया जाना चाहिए, मैं ये कहूंगा। लेकिन सवाल ये उठता कि
इन लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता आ कहां से गई? सबसे पहले चीज है, इन लोगों को संबल कहां से मिलता है, इन लोगों को सपोर्ट कहां से मिलता है? मैं इसी का जवाब लेना चाहूंगा। हरविंदर राणा साहब, आपका स्वागत है नमस्कार इंडिया की इस चर्चा के अंदर। राणा साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे, बोलें जरा एक बार। कुलदीप जी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राणा साहब, मेरा यही कहना है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के घटिया नारे लगाते हैं, आपने भी देखा वीडियो, आपने भी अच्छी तरह सुना, जिन शब्दों का, अरे मतभेद हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन शब्दों का प्रयोग तो संभल कर किया जाना चाहिए। क्यों माहौल इस नाजुक दौर के अंदर क्यों और माहौल खराब किया जा रहा है? तो कुल मिला के इन लोगों को इतना हौसला मिलता कहां से है राणा साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। कुलदीप जी, ये चीजें जानबूझ के की जाती हैं, ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया जी, ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है जी। और क्योंकि मैं एक चीज और स्पष्ट करता चलूं, हरविंदर सिंह राणा साहब, हालांकि आपने हमारे कार्यक्रम में पीछे कई बार देखा होगा, हरविंदर राणा साहब ने किसान आंदोलन से जुड़े रहे और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आप अपनी सेवाएं देते रहे हैं किसानों को। जी, अब बोले राणा साहब। ये आने वाले समय में कुलदीप जी चीजें और ज्यादा देखने को मिलेंगी जी। इनकी तो राजनीति ही इस पे चलती है, जाति धर्म संप्रदाय लोगों को लड़ाओ, झगड़ा कराओ और राजनीति करो। तो अब जनता इन 4 सालों में, इन 7 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी है। तो इस बार का जो चुनाव होगा या इस बार के जो परिणाम आएंगे वो कुछ अलग हटके होंगे और ये उस परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहें। मतलब कुल मिलाकर ये जो कुछ भी हो रहा है राणा साहब, वो चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। इस प्रकार का माहौल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कुलदीप जी। जी। उन्हें यह फिक्र है हरदम, जी, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। जी, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। वाह। लेकिन कुल मिलाकर राणा साहब, बात वही संबल खाली यहां नहीं, इन नारों के अंदर नहीं। आपको भी मालूम है कि बड़े बड़े नेताओं ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। आपके किसान आंदोलन के अंदर भी कोई मवाली कह रहा था, कोई आतंकी कह रहा था, ना जाने किन किन घटिया और निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग इस देश के अन्नदाताओं के लिए भी किया गया। तो बात तो ये हौसला तो बरकरार है, कहीं तो सपोर्ट है ना राणा साहब इन लोगों को। कुलदीप जी, अगर आप किसान आंदोलन की बात आपने की, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि हम किसान हैं, जवान हैं और हमने एक नारा दिया हुआ है, हम ही जवान और हम ही किसान। बहुत खूब, बहुत। तो अभी इसमें 4 तारीख को हमारी एक मीटिंग थी दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे में, जिसमें देश के 100 से भी ऊपर संगठनों ने हिस्सा लिया। इसी विषय में कि सरकार बोल रही है, किसान कह रहे हैं कि पहले कानून वापस करो। सरकार बोल रही है कानून वापस नहीं होंगे, इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार ने एक मैसेज दे दिया कि किसान गलत है। जी। तो हमने सभी संगठनों ने वहां पे एक चर्चा की। उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि बिल में जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं जी, उनका आप सुधार कीजिए। लाइव टेलीकास्ट हो, जब हमारी वार्ता हो उसका लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उसको, और जो उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात हो और उसमें सुधार हो। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बने। जितने किसानों की आज तक शहादत हुई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले और इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बना के। हमने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी के नाम, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी पीएमओ ऑफिस या कृषि मंत्री हमारे उस लेटर का जवाब दें। तो एक हमने जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का गठन किया है जी, संयुक्त किसान मोर्चा से हटके हमने राष्ट्रीय किसान मोर्चा का गठन किया है, ताकि लेकिन हरविंदर राणा साहब, हालांकि मैं मुद्दा जो शुरू किया था
कि ये कहाँ आ गए हम हैं। वो गाना तो ये था कि यूं ही सांस चलते चलते, लेकिन अब ये है कि जब आपने किसान आंदोलन की चर्चा कर ही दी है, तो ये राष्ट्रीय किसान आंदोलन के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी आप लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा से हटके? किसान मोर्चा के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कुलदीप जी कि संयुक्त किसान मोर्चा में सिर्फ 40 संगठन हैं जी, लेकिन देश में किसानों के और भी संगठन हैं। जी, सरकार जब बार बार ये बोल रही है कि सिर्फ किसान आंदोलन इन 40 संगठनों तक ही सीमित है, तो बाकी सारे संगठनों को हमने इकट्ठा किया और कहीं ना कहीं जनता को हमने ये मैसेज दिया कि किसान आंदोलन सभी किसान, जितने भी किसानों के संगठन हैं वो सभी इसमें के शामिल हैं। अंदर वो संगठन भी है जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर है, 40 जत्थेबंदियां जो वो लोग भी हैं, वो संगठन भी इसमें है या नहीं है? संगठन इसमें नहीं है। ओके, इसमें चलिए। सारे अलग संगठन हैं जो बाहर से इसको सपोर्ट कर रहे थे, वो अभी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नाम से आके एक प्लेटफॉर्म पे आके सरकार से बात करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। और इसमें माननीय सरदार बीएम सिंह जी इस मोर्चे का संचालन कर रहे हैं अभी। लेकिन वीएम सिंह तो पहले से ही अलग थे उस मोर्चा से, वो तो नाराज होकर चले गए थे। इसका मतलब तो इसके अंदर फूट पड़ी और कहीं ना कहीं क्या ये वीएम सिंह की अगुवाई में संगठन का गठन हुआ है क्या? जी नहीं, इसमें हालात को देखते हुए और सभी किसान संगठनों ने ये निर्णय लिया कि समाधान निकलना चाहिए, गतिरोध से कुछ नहीं होता, समाधान निकलना चाहिए। और किसानों की भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। ठीक है राणा साहब, वापिस मुद्दे की तरफ लौट आते हैं। कुल मिलाकर मेरा प्रश्न था वही, और किसान आंदोलन के संदर्भ में भी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहां पर भी किया जाता था, अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया और वही सब कुछ अब जंतर मंतर संसद भवन के सामने दोहराया अब गया। मेरा सवाल फिर वही है कि इन लोगों को संबल कहां से मिलता है, इन लोगों को सपोर्ट कहां से मिलता है, इन लोगों का हौसला क्यों बढ़ता है और किन के माध्यम से बढ़ता है? हरविंदर सिंह राणा। ये सरकार कराती है कुलदीप जी, सरकार इनको हौसला देती है। उनको पता है कि जब सत्ता में हम हैं, मुकदमे अगर होंगे भी, कोई भी चीज होगी, तो आज की डेट में लोकतंत्र, संविधान, ये शब्द सिर्फ सुनने और कहने मात्र के लिए रह गए हैं कुलदीप जी। सरकार ने लोकतंत्र और संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के चलाना शुरू कर दिया है। जहां उनको अपना फायदा है वहां उसकी परिभाषाएं कुछ और होती हैं, और जहां विपक्ष के लिए उनको कोई कार्रवाई करनी है तो उसकी परिभाषाएं कुछ और। राणा साहब, सवाल यही उठ जाता है ना कि देश में रहना होगा, राम राम कहना होगा। अरे भैया मुझे एक बात बताइए, सीधी सी बात मैं उसमें कि भाई बहुत सारे जो आप वृंदावन की तरफ चले जाएं तो वहां पर तो जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय श्री कृष्ण, कोई जबरदस्ती है क्या? अब आज के समय में एक और नया चला, आपको मालूम है कि जितने ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मणों से संबंधित लोग हैं या जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वो ज्यादातर जय परशुराम करने लगे। तो अच्छा चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। अब ये संदेश तो आपने खाली मुस्लिमों के लिए दिया, अर्थात क्या इस प्रकार का संदेश सिखों के लिए भी है? क्योंकि वहां तो वाहेगुरु जी का खालसा बोला जाता है। अब अगर वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, राम राम नहीं बोल रहे हैं हर जगह पर, तो क्या ये उनके विरुद्ध भी कुछ करने की स्थिति में है, या केवल और केवल मुस्लिमों को डराने या मुस्लिमों का विरोध करने के लिए ये संगठन बचे हैं? हरविंदर राणा साहब। कुलदीप जी, डरने वाला इनसे कोई नहीं है, और जनता की ताकत क्या होती है ये किसान आंदोलन और किसानों ने इनको बखूबी समझा दिया है जी। पहले इन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन आज इनसे कोई नहीं डरेगा। ये सिर्फ प्रयास करते रहेंगे, बार बार दिखाते रहेंगे। पीछे इन्होंने अभी कहा था राकेश टिकैत जी को कि आप लखनऊ में आइए, आपके बक्कल उतार दिए जाएंगे। राकेश टिकैत जी लखनऊ गए, लखनऊ रुके, उन्होंने सभा भी की, संबोधन भी किया, सब कुछ ये कहने तक ही सीमित है, उसके आगे उनके बस की बात नहीं। लेकिन माहौल तो आप बिगाड़ते ही है ना कुल मिलाकर। अब मुझे बताइए, अगर आप कोई जबरदस्ती है किसी बात की या कोई संविधान में आपको इतना है कि आपको तो आपका तो वो है, इस समय बहुमत है, संविधान पारित करा दीजिए, यहाँ पर कानून बनवा दीजिए कि देश में जो रहेगा सिर्फ राम राम कहने वाला और रहेगा, कृष्ण और वाहेगुरु जी का खालसा और सलाम और अल्लाह कहने वाला व्यक्ति नहीं रुकेगा। इसका मतलब बनवा दीजिए संविधान, किसने मना करा? सरकार है, सत्ता में है, जब 3 साल नहीं आ सकते हैं तो अगर आप
इसी तरह से आप बहुमत में और आप इस तरह की सोच रखते हैं तो सिर्फ बोलने तक की सोच रखिए, दिखाइए। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करना है। जी ठीक है हरविंदर जी, हमारे साथ हरविंदर राणा साहब हमारे साथ भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रवक्ता उमेश सिंह जी जुड़ गए, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं उमेश सिंह जी। उमेश सिंह जी आपका हार्दिक अभिनंदन इस चर्चा के अंदर। उमेश सिंह आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, सादर प्रणाम आप सभी को। जी प्रणाम उमेश जी। उमेश जी मुझे एक जानकारी दीजिए, हमारी जो चर्चा चल रही है, आपको मालूम है 8 तारीख को अश्वनी उपाध्याय जो कि पूर्व प्रवक्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कॉल दिया था एक आंदोलन के लिए, समझ लीजिए वहां पर भारत जोड़ो नाम से। पाकिस्तान में रहना होगा, लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। उमेश सिंह देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो कुछ और मेरे ख्याल से म्यूजिक चल रहा है कहीं, तो उसको थोड़ा बंद करा दें। ये एक्चुअली ये गांव में चल रहा है, तो अच्छा प्रोग्राम के तहत चल रहा है। बोलिए। सबसे पहले तो इनका प्रोपेगेंडा होता है, अभी तो पूर्ण बहुमत में है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखा होगा आपने, कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनका हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी चिल्लाता है सबका साथ, सबका विकास। उमेश सिंह सबको मुझे बताइए ना, कुछ भी क्यों कर सकते हैं? अगर सत्ता में होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी को रहना नहीं देंगे या देश विरोध, मतलब इसको क्या कहेंगे, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला। इसके अंदर तो इन लोगों की जमानत नहीं होनी चाहिए लंबे समय तक, लेकिन खाली 153 के अंदर केस दर्ज हुआ अभी तक की जानकारी के अनुसार। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए ना, कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। वो तो कहते ही हैं, तो उनकी बातों से ही लगना चाहिए कि मतलब वो क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इससे पहले डिबेट में हमने बता दिया कि लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। आपको हम बता दें कि आप पहले कहे थे कि आपकी एक पार्टी है भारतीय अपना समाज पार्टी, जिसके आप प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, और आपने ऐसे वक्त पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाया। तो हम तो आपको पहले बता चुके थे कि उनका कहना है कि जिस भाषा में जो समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। और दूसरी बात ये भी उनका कहना है कि वो जांच बड़ा जल्दी बैठाते हैं सबके ऊपर, कि वैसे डायरेक्टली नहीं कुछ करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा जांच बैठा देंगे कि कोर्ट की नीलामी तक पहुंच जाएगा। तो जिस आदमी को आवाज भी उठाना होता है वो आवाज नहीं उठाता है जी। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब देख लीजिए क्या है कि अब ये राम 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 का क्या है। तो मान लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या है पूरे देश में, और सबका अधिकार है रहने का। तो हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से चलता है, और आपके सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास में तो सभी वर्ग के लोग हैं ना, कि सिर्फ ये एक तरफ से क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं, या ये तो सभी लोगों से मिलकर 140 करोड़ जनता तो सभी वर्गों की है। अब उसमें आप बेवजह का नारे लगा रहे हैं, तो अब ये ज्ञात होना चाहिए कि नारेबाजी। उमेश सिंह जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि वो इस प्रकार के एक्शन ले लेते हैं, कुर्की तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी समझा जाए कि भारतीय अपना समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं दबाव में है, डर गई है, इसका मतलब तो ये हुआ ना साहब। नहीं, आप कैसे लोगों की आवाज उठाएंगे फिर अगर ऐसे दब जाएंगे तो? जैसे हम आपको बता दें महोदय कि रही बात डरने की, तो डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई वजूद नहीं। अभी हम सत्ता में हैं, हमारे पास और ये सारी चीजें तक यहाँ तक पुलिस पहुंचवा देते हैं या एक्शन ले लेते हैं, इसका मतलब तो डर गई है भारतीय अपना समाज पार्टी। फिर किस आधार पर लोग नहीं, आप व्यक्तिगत भारतीय अपना समाज पार्टी पे ही क्यों आ रहे हैं? हम तो एक उदाहरण दिए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय अपना समाज पार्टी है, और वो आंदोलन भी करेगी, आवाज भी उठाएगी। और रही बात डर गई, तो हम क्यों डरे? हमारे पास तो खोने के लिए भी कुछ है ही नहीं। डरे वो जिनके पास एक आध सीटें हैं, जो सरकार लग रहा है कि बना लेंगे, या फिर उनको किसी चीज का डर नहीं है। वो हमारे पास क्या है, हम तो अभी वजूद में भी नहीं है। हम तो अपने पैर को फैला रहे हैं। हमारे पास कुछ होने के लिए नहीं, हम क्यों डरेंगे? हम तो आज 3 साल से हमेशा आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, हर बात पे आवाज डरेंगे। इसलिए आप ही ने शब्द कहा, मैं तो इसलिए आपसे प्रश्न किया कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से अगर मान लीजिए आपके अध्यक्ष को, राजन सिंह जी को, या किन्हीं के अगेंस्ट भी एक्शन ले लेते हैं, घर की कुर्की आदि आदि बकौल आपके शब्द में कह रहा हूँ, तो डर तो वाजिब है ना फिर तो इसका मतलब।
हम आपको बताएं कि हमने जो बात कही थी वो सबके लिए कही थी। जैसे हम आपको बता दें कि जब आपको SC/ST एक्ट जब सवर्णों के विरोध में जब ये संज्ञान में लाया गया, SC/ST एक्ट जो है सवर्णों के लिए बनाया गया, तो इसका कोर्ट ने भी बहिष्कार किया, आपको ज्ञात होगा महोदय। ये SC/ST एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में 9 अगस्त को ही पास हुआ था राज्यसभा से, 6 अगस्त को लोकसभा से पास। जी बिल्कुल, जी। मैंने कल उसके ऊपर चर्चा की थी। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जो मैं भी हरविंदर राणा जी हमारे साथ हैं, वेटरन एसोसिएशन के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनसे भी मैं सवाल पूछ रहा था। ये जिन लोगों ने जिस प्रकार के नारे 8 तारीख को लगाए दिल्ली के अंदर, बिल्कुल थाने के सामने, संसद के थोड़ा सा, बेशक अश्वनी उपाध्याय उन चीजों से मुकरे कि भाई मुल्ले काटे जाएंगे, फलाना फलाना, या इस देश में रहना है, राम राम कहना है, पाकिस्तान में रहना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। तो इन लोगों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिए, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, ऐसा माहौल खराब करने के लिए इन लोगों में इतना हौसला कहां से आ जाता है? मेरा सवाल हरविंदर राणा साहब से भी है, इनको कहां से सपोर्ट मिल जाती है? इतना हौसला कैसे इन लोगों का बढ़ जाता है? उमेश सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिली? आ रहा हूं राणा साहब, उमेश जी मेरी आवाज मिली आपको? बिल्कुल जी बोलिए। तो इनमें हौसला कहां से आ जाता है इतना? देखिए, ये हौसला 500 रुपए का है मात्र। अच्छा, आपको हम बता दें कि जब एक आदमी मर्डर करता है तो वही धारा लगता है, 2 आदमी करता है तो वो धारा लगता है, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी या 6 आदमी मिलके करते हैं तो वो धारा नहीं लगता, बलवा हो जाता है। एक आदमी चिल्लाएगा ना मुल्ले काटे जाएंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन जब भीड़ में आदमी चिल्लाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। एक भीड़ आई थी, बोल के चली गई, फिर वो अपने घर। जी बिल्कुल। ये क्या है? अच्छा, आपने ये भी देखा हो उमेश जी, मैं आपको रोक दूं कि वो केस भी जो दर्ज हुआ अननोन अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि वीडियो में अनेकों चेहरे बड़े स्पष्ट आ रहे हैं, अभी तक के हालात तो अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है। जी, मेरा सवाल यही कि ये हौसला 500 रुपए की बात, हौसला कहीं तो मिलता होगा ना, क्योंकि आपने पहलू खान से लेकर और यहाँ तक, और तो छोड़िए, ये आंच अपने घर को जला गई। आपको याद होगा बुलंदशहर के पास श्याना जगह पड़ती है, जहां पे इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी, और जो आरोपी थे जब वो जेल से छूटे तो उनका स्वागत भी हुआ और पार्टियों में पदाधिकारी भी बन गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर से तो सपोर्ट मिल रहा होगा ना उमेश सिंह? सपोर्ट भी मिलता है, फंडिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बाकायदे ये प्लानिंग के तहत होता है ताकि चुनाव में माहौल भड़के और लोग एक तरफा वोट बैंक की राजनीति होती है, बाकी कुछ है नहीं। आप देख लीजिए 5 साल पिछले सब कुछ शांत था, चुनाव आ गया, ये सब होगा, ये तो आम बात है। चुनावी मुद्दा है वो गर्मजोशी के साथ। ठीक है, मैं हरविंदर राणा जी से जवाब ले लेता हूँ। राणा साहब, बात वही थी जो अभी आपसे भी और उमेश सिंह जी से ही पूछा, आपसे मैंने पूछा इन लोगों के हौसले की, लेकिन इन लोगों को ये नहीं लगता कि यहाँ तो अपना ही घर जलने लगा इस प्रकार की हरकतों से, और कब तक बढ़ाएंगे? कहीं तो समझदार होंगे, कहीं तो जवाब होगा। और कल को प्रश्न ये है कि आप जिन लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, कल को अगर मान लीजिए वो सत्ता में आते हैं, अगर वो फिर इसी प्रकार बदला लेने का सोचे तो चाहते हैं कि आज उन्होंने नारे लगाए हैं, कल मुस्लिम समाज सड़क पे आए और उनके खिलाफ नारे लगाए और दंगा हो, चाहते हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समाज को दोबारा, मैं फिर एक चीज इसके अंदर हाथ के हाथ जोड़ दूं, वो ये है कि क्या ये जैसे सिख है, वो तो कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, या जो कुछ भी कहते हैं, तो वहां पर क्या ये उन पर दबाव बना पाएंगे? उन पर दबाव बनाने की या उनके विरुद्ध नारे लगाने की इन लोगों में हिम्मत नहीं है शायद, लेकिन मुस्लिमों को दबाने की हिम्मत इन लोगों की बढ़ गई है। ऐसा क्यों राणा साहब, क्या कारण देख रहे हैं? क्योंकि उनको जहाँ से ज्यादा फायदा होगा उनको काम करेंगे, उनको ज्यादा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने से, इसलिए वो बार बार उसी को टारगेट करते हैं जी। और उसका फायदा आपने देखा भी होगा
कि जो सरकार आई हुई है वो सिर्फ इसी बेस पे सरकार आई हुई है, बाकी मुद्दों के ऊपर सरकार आज तक नहीं आई। ये पार्टी कभी भी मुद्दों के ऊपर सरकार देश की राणा नहीं साहब, बनी। इसमें एक और चीज भी तो जुड़ रही है ना, वो ये है कि जो विपक्ष है, मैं बार बार पिछले कई दिनों से कई मुद्दों को लेकर इसके ऊपर, चाहे वो मुद्दा वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का या कुछ भी, मैं अनेकों बार ये चर्चा कर चुका हूं, सवाल पूछ चुका हूं, विशेष रूप से कांग्रेसियों से, कि जब वो कहते हैं कि जब ये विपक्ष ही कमजोर है, विपक्ष ही शांत है, सिर्फ उसको पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हुए जाकर दिखावे के लिए कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने घर आ जाएंगे। लगातार ये जब टक्कर नहीं दे रहे हैं तो सत्ता पक्ष का तो हौसला बढ़ेगा ही ना, सत्ता के नाम पर। ठीक है, बड़े लोग बेशक अपना पल्ला झाड़ लेते हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसके लिए क्यों ना विपक्ष को जितना भी है बेशक, अगर वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे तो शायद इतने हौसला ना बढ़े। तो इसके लिए विपक्ष को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए। राणा साहब, इस देश में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनको गरीब से, किसान से, मजदूर से कोई मतलब नहीं होता, उनको अपनी राजनीति से मतलब होता है। आपने देखा होगा, के लिए भाई भाइयों में भिड़ा दें आपस के अंदर, कुछ भी कर दे राजनीति के, ये भाई को भाई से भिड़ा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप विपक्षी पार्टी को देख लीजिए, आज जितना हो हल्ला मच रहा है, जितना सड़कों पे आए हुए हैं, आज से पहले क्यों नहीं आए भाई? किसान परेशान था, युवा बेरोजगार था, लेकिन उनको पता था कि अगर अभी हम सड़कों पे आएंगे हमें बेनिफिट अभी कुछ नहीं होना है, बेनिफिट आखिरी 6 महीने में ही उनको लेना है पूरा, तो वो भी सड़कों पे है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी कटघरे में खड़ा होता है। इस देश की जनता ने, इस देश के किसानों ने विपक्ष का काम किया है। ठीक है, नहीं तो मैं इसका जवाब ले लेता हूं। उमेश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही तो अनम्यूट करें अपने स्क्रीन से, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करें उमेश सिंह जी। उमेश सिंह, राजनीतिक दलों का यही काम होता है क्या, एक दूसरे से भिड़ाना? तभी राजनीति चलती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में सर, अच्छी बात करके, अपनी लकीर को बड़ी करके क्या राजनीति नहीं चलती? देखिए, जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लड़ाना भिड़ाना ही काम होता है जी। आपको हम बता दें कि जब सरकार बीजेपी की शुरू में थी तो रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी दे के गए थे जी। और उसी को देखते हुए आज वजूद में बीजेपी आई है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही दिख रहा है, बाकी कोई रोजगार सारे खत्म हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सारे प्राइवेटीकरण हो रहे हैं, कहीं भी कुछ देश में रह नहीं गया। आपको हम बता दें कि 2014 में जो महंगाई 30% थी, आज 60% हो गया है। जो देश का कर्ज था वो लगभग 2014 में प्रधानमंत्री जी जब हमारे बात सारी ठीक है उमेश सिंह जी, आप जितने आंकड़े बता रहे हैं, इतना कर्ज बढ़ गया, महंगाई इतनी होगी, लेकिन सवाल तो ये है ना, फिर वही बात आ गई, विपक्ष कहाँ है, आप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भी अनेकों चीजें हो रही होंगी, तो आप भारतीय अपना समाज पार्टी कहाँ है? आप भी तो अपना रोल अदा करेंगे ना, या खाली आरोप लगाते रहेंगे उनके ऊपर? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष का भी मौन धारण करना जो है ये बहुत ही खतरनाक बात है राजनीति के लिए। विपक्ष को तो खुल के आना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे अभी बिल पास हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने एकदम मौन धारण किया हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और जो दादागिरी जो चरम पे है, तो ये अखिलेश सरकार होती थी तो ये लोग चूड़ी पीटना शुरू कर देते थे, लेकिन आज बीजेपी वही काम 5 गुना ज्यादा कर रही है, तो अखिलेश सरकार भी आज मौन है, मायावती का तो वजूद ही खत्म हो गया है। आप अपना बताइए, आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, आपने अखिलेश सरकार पर आरोप लगा दिया, बात यह कि आप भारतीय अपना समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? आप अपनी तो जानकारी देना, या खाली दूसरे पर देखिए आरोप? महोदय, हम आपको बता दें कि हम 3 सालों से वर्क कर रहे हैं, वो हम चुप नहीं है। हमारी पार्टी विगत 3 सालों से जमीनी स्तर से काम कर रही है, और इन सब पे जब हमारा प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक दिन भी बैठे नहीं है। लेकिन आधे घंटे के डिबेट में हम क्या क्या बताएं आप? हम तो विगत 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम अपना भी काम कर रहे हैं और जनता के बारे में भी सोच रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक भारतीय अपना समाज पार्टी विपक्ष नहीं है ना। विपक्ष तो वो है जो सत्तासीन पार्टी, जो सत्ता कर चुकी है, जो वजूद में आ चुकी है, जो काम कर चुकी है, जो राज कर चुकी है, वो आज विपक्ष में बैठी है, तो उसे दमदारी से विपक्ष का काम करना चाहिए। ठीक है,
हरविंदर राणा जी, हम तो आप आज कहते तक थे ये कुछ वजह उमेश तो सिंह जी नहीं ने कहा, उमेश सिंह जी ने, हालांकि ठीक है अपना पता है क्योंकि ज्यादा पुराने नहीं है ये लोग, अभी 3 वर्ष पुराने हैं, लेकिन वही बात है, ट्रेंड चला हुआ है कि भाई मैं उसका ऊपर आरोप लगा दूं, मैं उसके ऊपर वो आरोप लगा दूं। प्रश्न तो एक अपनी उपस्थिति, अब कल को आपसे मुश्किल से, या अगस्त का महीना चल रहा है, 6 महीने मुश्किल से चुनाव में बचे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, तो सारा विपक्ष शांत है, इस हिसाब से तो फिर ठीक है, ये इनका प्रकार जो भी हो वापिस सत्ता में इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी। और भारतीय अपना समाज पार्टी अगर ये तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं तो फिर वही बात है कि खाली दूसरे पर आरोप लगाने का क्या फायदा। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कुलदीप जी एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाना, नहीं तो फिर उनको राजनीतिक पार्टी कौन कहेगा जी। लेकिन इस बात से मैं उनकी सहमत हूँ, जो सत्ता भोग चुके हैं, जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं और जो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बड़ी होती है जी। तो उनको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। जनता ने उनको चुना था, आगे भी उनको मौका मिलेगा, और जनता ने अगर आज बीजेपी को बहुमत दिया है तो राणा साहब, क्या जनता भूल जाती है क्या? क्योंकि ये लोग फिर पलट कर आ जाते हैं, फिर वही गलतियां करते हैं, क्या जनता भूल जाती है क्या? इसमें गलती कहीं ना कहीं आम जनता की भी तो होगी। आम जनता को गुमराह किया जाता है, लालच दिया जाता है, उसको लालच दिया जाता है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं समझदारी से काम जनता नहीं लेती। बात तो ये है, लालच दिया जाए, गुमराह किया जाए, इसका मतलब या तो आप इतने समझदार नहीं है, या आप लालची हैं जो उनके बहकाए के अंदर आ जाते हैं। आप नहीं तो जिस प्रकार का माहौल आज क्रिएट हुआ, जो 8 तारीख का माहौल है, जिस प्रकार के नारे लगाए कि इस देश में रहना होगा राम राम, अरे राम सबके आराध्य है भाई, किसने मना करा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम का सम्मान नहीं करता है? लेकिन खाली जो आप नारे लगाते हैं, मतलब आप ही राम के प्रेरक है। फिर सनातन परंपरा के अनुसार तो आपको सीता जी को भी साथ लेकर चलना चाहिए, सीताराम कहना चाहिए आप लोगों को। जो हमारे मुस्लिम हैं, अगर हम उनको फोन पर उनसे बात करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो हम राम राम बोलते हैं, और वो भी हमें राम राम ही बोलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने स्वयं देखा है, मैं भी उत्तर प्रदेश में, राम राम कहा जाता है तो राम राम का जवाब राम राम से ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कंडीशन लगाएंगे तो फिर बात अलग जगह पहुंच जाएगी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। जी। जो चीजें हैं, जो जिस तरह से चली आ रही हैं, वो चलती रहेंगी वैसे, लेकिन तो इशू बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब एक बार ले लेता हूँ। राणा उमेश सिंह जी, मुझे बताइए, आपको, आप राजनीतिक दल में, आपको क्या हल नजर आता है इन चीजों का? इनके हौसले बढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर से सपोर्ट है, सारी की सारी चीजें हैं, तो कहते हैं ना ये कहाँ आ गए हम इसलिए देश आजाद हुआ था कि हम इस प्रकार का आपस में मतलब वैमनस्यता बढ़ाएंगे। तो इसका क्या हल नजर आ रहा है? और कुछ हल है भी या नहीं है? सब समय के अनुसार भूल जाते हैं। अभी जैसी बात हो रही थी राणा साहब से कि सब समय के अनुसार भूल जाएंगे, 2-4 दिन शोर मचाएगा और फिर वही चक्र चालू हो जाएगा। देखिए, ये सबका जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को तो हम कम देंगे, जनता को ही ज्यादा देंगे जी। क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन करके 5 साल के लिए वो भेज देते हैं, उसके बाद वो 4 साल तक वो चुप रहते हैं, और फिर जब 6 महीना साल भर जब बचता है चुनाव के लिए, तो फिर वो आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और फिर जब 1 महीना बचता है तो फिर पैसे लेकर के नाराबाजी करते हैं, और फिर अपनी जातिगत समीकरण बना लेते हैं कि हमारे जाति का है इसको वोट देना है, वो हमारे जाति का है उसको वोट देना है। बाकी वो 4 साल किस परिस्थिति में वो जूझे वो भूल जाते हैं। जनता ही कहीं ना कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी है, उसको उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। उमेश सिंह जी, बिल्कुल 90% जिम्मेदारी जनता की ही है जी। अगर जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जनता खुद नहीं चाहती। कि आपने कहा कि क्या हम इसीलिए आजाद हुए? हमको तो नहीं लगता हम भी आजाद हैं। हम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हैं। ठीक है उमेश सिंह जी, आप भी लगता है आगे आगे आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर आना है। बिल्कुल है, लेकिन हम उस तरह के नहीं है जी। चलिए वो तो समय बताएगा, हम उसी समीकरण को बदलने के लिए आए। उमेश सिंह जी, अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं। बाकी कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, तो जब सत्ता का नशा है, उस माला के अंदर तो नशा है कुल मिलाकर। तो राणा साहब, आप कितने सहमत है? मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूं। अभी जो उमेश सिंह जी कह रहे थे
कि भाई हम पहले अंग्रेजों को गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो गए। तो ये गुलामियत क्या हमारी जहन के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर रम चुकी है, बस चुकी है क्या? उससे बाहर निकलने का क्या हम प्रयास नहीं करेंगे क्या? इसी ही प्रकार हम मूर्ख बनते रहेंगे क्या इन लोगों के? और इनके बहकाए में आकर हम आपस का भाईचारा, प्रेम, उसको बिगाड़ते रहेंगे, खराब करते रहेंगे। जब तक हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट नहीं करेंगे, तब तक वोट करने वाला नहीं है। जब तक मुद्दों को ध्यान में रख के जिस दिन हम लोगों ने वोट करना सीख लिया, सत्ता से आंख में आंख डाल के उंगली उठा के सवाल करना सीख किया, हमारा अधिकार सिर्फ वोट डाल के उंगली पे गलत होने पे सत्ता को उंगली दिखा के सवाल पूछने का भी हमारा अधिकार है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक इसी तरह की सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। एक आएगी, अब की बार दूसरी को बदल दोगे, पता चला दूसरी भी उसी तरह से निकली, तो यही चीजें चलती रहेंगी। मतलब कुल मिलाकर हैं सब वही हमाम में सारे नंगे जिसको कहा जाता था। मैं इस चर्चा में अपने मेहमानों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, उमेश सिंह आपका धन्यवाद, हरविंदर राणा आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद के डासना मंदिर के अंदर जहां पर वो नरसिंहानंद यति नरसिंहानंद जी के ऊपर भी जो हमले वाली बात आई थी, और वहां पर एक बच्चा जब पानी पीने गया था, उसके बाद जिस प्रकार का भी प्रकरण हुआ और उसकी पिटाई और आगे जो चर्चा में रहे थे, वहां पर अभी उनका कोई कार्यक्रम था, एक साधु आए हुए थे बिहार से, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। अभी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पेपर काटने वाले कटर से उनके मंदिर के अंदर कूदकर किसी ने हमला किया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आपसे फिर कहूंगा कि बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। नमस्कार, जय हिंद। मुझे